चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम रियलाइज़ करना स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। ऑलराइट, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ और थोड़ा सा समरी भी हम देख लेंगे पिछले वाले चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट से अगर हम चेक करें कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों पर ही वो जो है सेम टाइप ऑफ उसका जो फॉर्म होता है वो होता है। इसी की वजह से यहाँ पर हम नहीं चेक कर पाएंगे। अगर सोप के साथ करना होता तो हम कर लेते। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कहता है कि पीपल बहुत सारे वेराइटी ऑफ मेथड यूज करते हैं क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। जब सोप वो ऐड करते हैं तो उसे वो मारते हैं, पीटते हैं, ऑलराइट, स्टोन पर बीट करते हैं, पैडल से बीट करते हैं, स्क्रब करते हैं, ब्रश करते हैं, या फिर इसे मिक्स करते हैं, वॉशिंग मशीन में इधर उधर घुमाते हैं, है ना। तो ये सब करना क्यों ज़रूरी है क्लोथ से, मतलब मैला चीज़ों को, मतलब क्लोथ से मैल को हटाने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सोप मॉलिक्यूल या फिर डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है वो दो तरीके का मतलब नेचर शो करता है। एक है हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो डर्ट के साथ में मिल जाता है, डर्ट के साथ में अटैच हो जाता है, और जैसे हमने देखा है कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और उसके बाद में जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो वाटर से मिल जाता है, लेकिन उसे वहाँ से हटाने के लिए, उस डर्ट को कपड़े से हटाने के लिए हम झटका देते हैं, या फिर आपको हम उसे मिक्स करते हैं, वाटर को इधर उधर हम घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है कि डर्ट अपना प्लेस छोड़ करके वो वाटर के साथ में मिल जाता है, और जिससे हमें क्लीन क्लोथ्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, इसका समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। कहता है कि कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर इसी से फॉर्म किया हुआ होता है, और बहुत सारे चीज़ जो हमने अपने आसपास में देखा है वो सभी कार्बन से, सभी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कार्बन से बने हुए होते हैं। और ये लार्ज वैरायटी का जो कंपाउंड हम अपने आसपास में देखते हैं वो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी जो कि टेट्रावैलेंसी है और कैटिनेशन है उसके वजह से होता है। कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बिटवीन टू एटम। ऐसा शेयरिंग होता है कि दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। उसी तरीके से कार्बन भी फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके साथ में, खुद के साथ में, खुद के दूसरे एटम्स के साथ में, खुद अपने एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ में, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। और हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ में फॉर्म करता है। कार्बन एक कंपाउंड ऐसा ही फॉर्म करता है जो कि उस दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और ये चैन जो फॉर्म करेंगे वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, या फिर रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कहता है कि जो कार्बन का एबिलिटी है चैन फॉर्म करने का, वो कार्बन का एक होमोलोगस सीरीज यहाँ पर देता है कार्बन के कंपाउंड्स का, जिसमें सी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच्ड होते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज है, और उन सभी का जो है लेंथ अलग अलग हो सकता है। आगे कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड उस कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स में अटैच हो जाते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। साथ में कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स हमारे फ्यूल्स का मेजर सोर्सेस होते हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कार्बन के कंपाउंड है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ पर। हम डेली लाइफ में इसे यूज़ भी करते हैं।
सोप और डिटर्जेंट का जो एक्शन होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो दोनों चीज़ों पर बेस्ड होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप का। उस मॉलिक्यूल पर, कौन सा मॉलिक्यूल, हमारा जो कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसी पर हम सॉल्ट का हाइड्रोफोबिक या मतलब उस पर अलग अलग सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं, जिससे वो दो अलग अलग प्रॉपर्टी वाला एक ही स्ट्रक्चर का दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो करता है। एक साइड वो हाइड्रोफोबिक शो करता है और एक साइड वो हाइड्रोफिलिक शो करता है, जिसकी वजह से हम ऑयल या फिर डर्ट को रिमूव करने का उससे यूज़ कर सकते हैं। आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। कहता है कि क्लास 9 में हमने देखा हुआ है हमारे आसपास में मैटर्स जो कि एलिमेंट, कंपाउंड या फिर मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, और ये सभी जो है अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट्स के कंटेंट किए हुए होते हैं। और एलिमेंट्स जो ओनली वन टाइप के कंटेंट किए हुए हों, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो अभी तक कितने सारे एलिमेंट्स अभी तक पता है? कहता है कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट नॉन है। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उस पर 118 एलिमेंट्स नॉन है, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट का डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त की बात अगर हम करें तो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर होने लगे। साइंटिस्ट उनके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशंस निकालने लगे और उनके प्रॉपर्टीज़ निकालने लगे, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ और उनके जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें निकालने में थोड़ी सी कठिनाई भी हुई, और वो एक पैटर्न खोज रहे थे जिनका जो प्रॉपर्टीज़ हो, सारे एलिमेंट में से किसी किसी एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी हो जो उन सभी एक ग्रुप वाले जो हम अगर पैटर्न में देखें तो एक अलग अलग ग्रुप बनाएं जिस पर सबका एक एक प्रॉपर्टी हो, ताकि हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पर स्पेसिफाई कर पाएँ, उसका स्टडी कर पाएँ। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक पर कहता है कि हम आज तक अपने लिविंग थिंग्स को, लिविंग बीइंग आपस में चीज़ों को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई करते आ रहे हैं। हम जानते हैं ये कैसे क्लासिफाई होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर कि किसी दुकान पर अगर सोप को एक जगह हम रखते हैं, या फिर बिस्किट्स को एक जगह रखते हैं, या फिर उन सोप्स में से नहाने वाला यानी कि बैथिंग सोप और वॉशिंग सोप, धोने वाला जो सोप्स होते हैं, उन्हें अगर हम अलग रखते हैं तो उसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख करके। उसी तरीके से साइंटिस्ट बहुत सारे अटेम्प्ट किए यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उन्हें क्लासिफाई करने के लिए, ताकि हम स्टडी इजीली कर पाएँ। तो सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो था वो था एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करना। तो उसमें दो तरीके के ग्रुप्स यहाँ पर हमने देखा। जो उस टाइम था वो हमने यहाँ पर देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दो ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया हुआ है। कहता है कि उसके बाद में फिर से उन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर भी क्लासिफिकेशंस हुए, जब तक मतलब हमारा नॉलेज बढ़ता गया और हम उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ गेन करने लगे। 5.1.1 कहता है डॉब्रिनर्स ट्राइड के बारे में। यहाँ पर 1817 में जॉन वोल्फगैंग डॉब्रिनर्स, एक जर्मन केमिस्ट, उन्होंने ट्राई किया अरेंज करने के लिए एलिमेंट को एक तरह के प्रॉपर्टीज़ वाले को। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, यानी कि उनके एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स होंगे और उन तीनों एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहला दो
एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका अगर हम सम करें तो जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उसके इक्वल या आसपास हो, उसे यहाँ पर ट्राइड्स कहा गया। उन तीनों के ग्रुप को यहाँ पर ट्राइड्स कहा गया। और यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों जो एलिमेंट्स यहाँ लिए हुए हैं उनके एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करें और उसका एवरेज निकालें तो जो बीच वाला या फिर जो तीसरा यहाँ पर हमें मिलता है एलिमेंट उसका एटॉमिक मास इक्वल या आसपास हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे क्लासिफाई किया गया। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को एक ट्राइड पर रखा गया। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि उनके मासेस जो हैं 6.9 प्लस 39 अगर हम करें और उसको हम एवरेज निकालें, यानी कि इसे हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 23 के आसपास हमें मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन ऐसा जो ट्रेड्स था वो बहुत सारा नहीं बन पाया, सारा एलिमेंट्स के साथ में भी नहीं बन पाया। यहाँ आप देख सकते हो इस टेबल पर लिखा हुआ है कुछ एलिमेंट्स के नाम जैसे, और कुछ यहाँ पर ग्रुप्स दिए हुए हैं। ग्रुप ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसमें आप फाइंड करो कि डॉबलिनस ट्राइड कौन कौन सा है। तो अगर हम पहला वाला देखें ग्रुप ए में तो उनका एटॉमिक मास 14 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 31। यहाँ पर ये 31 के इक्वल में नहीं है। ग्रुप बी में अगर हम देखें तो ग्रुप बी वाला और ग्रुप सी वाला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों यहाँ पर डोमिनेंस ट्राइड हैं, यानी कि उनका एवरेज फर्स्ट और सेकेंड, लास्ट वाले का जो एवरेज है वो सेकेंड वाले के इक्वल हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि डॉबलिनर्स ओनली 3 ट्राइड को यहाँ पर पहचान पाए, जो कि यहाँ पर कोई यूजफुल हमें क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल 5.2, यही है डॉबलिनर्स ट्राइड। आते हैं इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, या फिर आप कह सको कि यहाँ पर जो है कुछ नया यहाँ पर अपडेट्स लाने के लिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये आया 1866 पर जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो एलिमेंट्स है उन्हें इस तरीके से अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग पर उन्होंने इसे यहाँ पर अरेंज किया। और उन्होंने शुरुआत किया लोएस्ट एटॉमिक मास जो कि हाइड्रोजन है, और उस वक्त का जो हाईएस्ट एटॉमिक मास थोरियम है उस वक्त 56 एलिमेंट हमें पता थे। उन्होंने ये पाया कि सारे मतलब पहला से लेकर के 7वां एलिमेंट के बाद में जो 8th एलिमेंट आता है वो पहला वाला एलिमेंट के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन्होंने फिर वही ऑक्टेव्स वाला रूल लगाया जो कि म्यूजिक में हम लोग देखते हैं, सारे गामा पधा नी सा। तो जिस तरीके से हम सा को स्टार्टिंग में कहते हैं और लास्ट में भी हम सा लेकर के आते हैं, तो वो सा जो है फर्स्ट वाला सा के इक्वल यहाँ पर प्रॉपर्टी उसी तरीके से शो करता है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, कहता है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव में लिथियम का और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम पाया गया। सोडियम 8th एलिमेंट था और लिथियम अपने प्रॉपर्टीज़ को सोडियम के साथ में शेयर करता था, यानी कि लिथियम और सोडियम के बीच में 8 एलिमेंट का गैप था। उसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम इसी तरीके का प्रॉपर्टीज शो करते थे। तो इसका एक जो है ओरिजिनल पार्ट का थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर्स हैं, उसे हमने यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है नोट्स ऑफ म्यूजिक सारे गामा पा दा नी, उसके बाद में सा फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर क्रोमियम,
थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट हो रहा है अपने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उससे। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये कह क्या रहा है। इसमें कुछ खामियां भी हैं, ऑलराइट, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक ये करेक्ट हो रहा था। तो जो खामियां हैं उसे हम यहाँ पर थोड़ा गिनते हैं। कहता है कि ये पाया गया कि लो ऑफ ऑक्टेव जो है वो ओनली कैल्शियम तक ये मतलब अप्लीकेबल था। उसके बाद में जो 8th एलिमेंट उस कैल्शियम के बाद में नेक्स्ट आया वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कैल्शियम के बाद में जो 8th एलिमेंट आया, यहाँ पर 8 एलिमेंट जो है वो कॉपर है। कॉपर में आप देख सकते हो कि वो दूसरा जो है लाइन पर, दूसरा रो पर है। और साथ में आप यहाँ ये भी देख सकते हो, जैसे एल्युमिनियम वाला जो यहाँ पर रो है, बोरोन, एल्युमिनियम, उसके बाद में यहाँ पर क्रोमियम आया हुआ है। ये क्रोमियम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये एज्यूम किया हुआ था न्यूलैंड्स के द्वारा कि ओनली 56 एलिमेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर पे, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो बाद में जब दूसरे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ वाले यहाँ फिट नहीं हो रहे थे लॉ ऑफ ऑक्टेव वाले में। और अगर थर्ड पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स को लॉ ऑफ ऑक्टेव में अगर फिट करना है तो उसे फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने कुछ यहाँ पर थोड़े से एक्सेप्शंस भी रखे, जैसे कि 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट पर रखा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकेल, सा वाला जो है सबसे फर्स्ट वाले में। और कहता है कि ये जो कोबाल्ट और निकेल हैं उसे सेम जो है फ्लोरीन और क्लोरीन वाले टेबल पर रखा हुआ है, जिसका प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करते हैं। और जिसके आसपास में ये प्रॉपर्टीज़ मैच करते हैं, जैसे कि आयरन, तो आयरन को यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे दूर में रखा हुआ है, कोबाल्ट और निकेल को अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ ऑक्टेव वाला रूल को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम तक ही कर रहे हैं। मतलब कि जो कम मासेस वाले हैं वही सिर्फ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहता है लास्ट पॉइंट कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क करता है लाइटर एलिमेंट्स के लिए ओनली।